हेलो हेलो, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ मोका विद मोइज। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में एक ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। बहुत सारे नए एंट्रेंट्स मार्केट में आए हैं और जो एक मुनाफी थी बिग थ्री की, वो कुछ हद तक खत्म होते हुए नजर आ रही है। इस इशू पे हमने बात करने के लिए आज दावत दी है प्रोटॉन पाकिस्तान के एक ऑथराइज्ड डीलर को, रेहान इफ्तिखार। रेहान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा रेहान, पहले तो ज़रा ये एक्सप्लेन करें कि हमें नज़र आया कि पिछले 3-4 सालों के अंदर काफ़ी नए एंट्रेंट्स आए हैं और ख़ास तौर पे जो ये एसयूवी वाली कैटेगरी है, चाहे किया की स्पोर्टेज हो, होंडा टूसन हो, MG HS हो, आप लोगों की प्रोटॉन X70 हो, तो क्या जो ये एंट्रीज आई हैं, क्या सिर्फ ये एक मार्केट ड्रिवन फिनोमेना है कि किया आई, उन्होंने देखा कि ये अनटैप्ड मार्केट है, किया आई, उसको देख के आप लोग सब आए, या फिर कोई एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है कि जिसने इनकरेज करा इन सारी एंट्रेंट्स को? देखिए मुझे, मैं आपको बताऊं, पहले तो प्राइमरीली इसका एक रेगुलेशन था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऑटो इंडस्ट्री को लेके कभी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क एज सच बना ही नहीं, एक आध दो छोटी मोटी पॉलिसीज के अलावा। 2016 में द वेरी फर्स्ट इंटरैक्टिव एंड कंक्लूसिव ऑटो पॉलिसी वाज डिजाइंड बाय ड्यूरिंग द PMLN PMLN गवर्नमेंट। government. It's known as the Auto ADP 2016-2021 Auto Development Policy. इसमें इन्होंने क्या किया था, कुछ एक नई टर्मिनोलॉजीज इन्वेंट हुई थी, जिसके अंदर से एक था ग्रीनफील्ड स्टेटस, ब्राउनफील्ड स्टेटस बनाया इन लोगों ने कि जो डेड प्लांट्स हैं उनको रिवाइव करने के लिए। ग्रीनफील्ड इन्होंने बताया कि जो नए कुछ एंट्रेंट्स आना चाहें, नई कंपनीज आना चाहें, वो पाकिस्तान में अपना प्लांट लगाएं, तो दे वर गिवन क्वाइट अ फ्यू इंसेंटिव्स, जिनका प्राइमरीली फ़ायदा उठा के ये आज आप जो नए नाम सुन रहे हैं, जो आपने इंट्रो में बताए, ये सारे आए। इसमें क्या हुआ कि ग्रीनफील्ड स्टेटस इन्होंने अलॉट किया उन कंपनीज को जो इनिशियली कुछ CBU यूनिट्स मंगाएं। 100 यूनिट्स की उसमें थी पर मॉडल लिमिट, ऑन अ वेरी इंसेंटिवाइज्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर, प्रॉब्ली 50% के करीब। और वो जो CBUs को ला के टेस्ट एंड ट्रायल करें पाकिस्तान के अंदर, और फिर देन दे कैन मूव ऑन अ CKD प्लांट, उस चीज़ को देखा गया। अच्छा, इधर बता दें आम लोगों के लिए कि CBU क्या है, CKDB क्या है? देखिए, CBU होता है कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, जो एक इम्पोर्टेड, आप एक बनी बनाई गाड़ी यहाँ मंगा लेते हैं जो आप बस रेडी टू ड्राइव होती है। एक CKD होती है कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट। वो क्या होता है कि आप उसकी किट आती है एक बैग में, जिसको आप यहाँ पे असेंबल करते हैं, फिर विद टाइम आप उसके कुछ पार्ट्स को लोकलाइज भी कर देते हैं और फिर एक गाड़ी को तैयार करते हैं यहाँ पे। इट्स जस्ट लाइक एन असेंबली यूनिट। तो वो इस पॉलिसी का सबने फ़ायदा उठाया प्राइमरीली। प्लस एवरीबडी न्यू कि पाकिस्तान जो है एक इट वॉज बीइंग ट्रीटेड एज एन अंडरडॉग ऑटोमोटिव मार्केट, आई वुड से लाइक दैट, कि ये मार्केट जो 2.5-3 लाख गाड़ी पे चली गई थी, वो बीच में फिर पीछे 1.5-2 लाख पे भी आ गई, वापस 1.25 लाख पे भी आई। तो अब जो नए एंट्रेंट्स आए, इन लोगों को आहिस्ते आहिस्ते, पहले किया आया फॉर एग्जांपल, किया ने फ़ायदा उठाया, बहुत एक अच्छी अप्रोच के साथ आए, एक बिल्कुल ही नई प्रोडक्ट ले आए जो मार्केट कभी सोची ही नहीं थी कि इस प्राइस में। प्लस उनको 1-2 एडवांटेजेस हुए, बीइंग द फर्स्ट मूवर, नंबर 1, एंड सेकंड कि एक SUV का जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में, वो शुरू होता था टोयोटा फॉर्च्यूनर से। वो 17-18 में चली गई करोड़ रुपए के आसपास। बिल्कुल 80-90 तो वो बाइंग पावर तो नहीं बढ़ी, प्रोडक्ट महंगी हो गई। अब जिसने SUV पे जाना था, उसको सेडान नहीं समझ में आ रही इस पैसों में, तो उसके पास 50-60 लाख में ऑप्शन ही एक ही है, स्पोर्टेज। फिर टूसन आई, उनके प्रोडक्शन इश्यूज रहे थ्रू आउट, मैनेज नहीं हो पाई उनकी डिलीवरीज, फिर उनकी कुछ गलत मैनेजमेंट डिसीजंस थे जिस वजह से वो इतनी तेज़ी से कामयाब नहीं हुए कंपेयर टू स्पोर्टेज। एंड देन द शो वेंट ऑन, और फिर एक इट वॉज SUVs रेनिंग इन पाकिस्तान। बट प्राइमरीली द क्रेडिट गोज टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, जिन्होंने ये पॉलिसी डिज़ाइन की, जिसकी वजह से ये कंपटीशन डेवलप हुआ। वरना ये तो आपको पता है एक मोनोपोली थी, 3 ब्रांड थे, छोटी गाड़ी लेनी है तो सुजुकी, बड़ी लेनी है तो टोयोटा होंडा, दैट्स इट। और फिर कंपटीशन से चीज़ें और बेहतर हुई, नए फीचर्स का हमें पता लगना शुरू हुआ कि यार ये भी आता है, वरना हम तो 25 लाख की XLI में शीशे हाथ से चढ़ाते रहे हैं सारी जिंदगी। तो विद टाइम ऑब्वियसली ये चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन रियाज, जो बड़ी मेरे लिए, और आई थिंक हम आप क्योंकि इस बिजनेस में आपके लिए मुझसे ज़्यादा चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़। क्योंकि अगर तो आप कह रहे हैं कि इस पॉलिसी ने 2016 से 21 की ये इनकरेज करा कि आप सारे लोग आए इस मार्केट के अंदर, अगर पॉलिसीज़ को प्रीमेच्योरली आप चेंज कर लें, तब्दील कर लें, तो शायद ही अभी इंडस्ट्री इतनी स्टेबलाइज नहीं हुई है, और शायद जो बेनिफिट्स अभी तक आए हैं वो बहुत जल्दी चले भी जाएँ। और हमने देखा कि रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं। सो फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि आप जो आपका, अगर आप गाड़ी फाइनेंस करा रही हैं, तो आपकी जो डाउन पेमेंट है दैट हैज़ टू बी एटलीस्ट 30% ना हो, पहले 20% या 15% हुआ करती थी। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो आपका लोन ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया है,
और साथ साथ हमने देखा कि डॉलर बड़ा महंगा हो गया है. सो फॉर पीपल लाइक यू स्पेशली कि जिनकी ब्रांड जो है वो CKD गाड़ियाँ है, लोकलाइजेशन अभी उस तरह की आपकी नहीं होगी जिस तरह बिग 3 की है, तो आपके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी अपने बिजनेस की. तो ज़रा ये बताएं कि जो अभी रिसेंट पॉलिसी आई, आप इसको किस तरह देखते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर और गाड़ियों की प्राइसेस के ऊपर. अच्छा देखें, इसमें प्राइमरीली तो एक इनकन्सिस्टेंस तो बहरहाल इस हुकूमत में थ्रू आउट ही रही है. आई एम अ वेरी एपॉलिटिकल पर्सन राइट नाउ, बट मैंने जो एक चीज़ ये देखी है कि इस हुकूमत का एक बुनियादी जो प्रॉब्लम है ना, वो है इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क. क्योंकि आए दिन वजीर चेंज हो जाते हैं, फिर वो कोई अपने दिमाग से सोचता है, कोई टीम है नहीं. अब ये ऑटो पॉलिसी जून में एक्सपायर हो गई थी, तो कोई भी हुकूमत जो नई पॉलिसी उसको चेंज करना चाहती है, नई पॉलिसी लाना चाहती है, तो 6 महीने पहले से होमवर्क शुरू करना चाहिए था कि यार ये 6 महीने बाद हमारी पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी, तो नया क्या देना है, या इसी को कैरी ऑन कर लेते. वो तो जून में एक्सपायर कर दी हमने. अब पिछले 4 महीने से भी विद नो ऑटो पॉलिसी, बस रोज़ नया एक सर्कुलर निकल आता है, उसको हम व्हाट्सएप पे चला देते हैं और वो फिर नई प्राइस आ जाती है गाड़ियों में. और प्राइसेस आपके सामने 2018 से आज तक ऑलमोस्ट 100% नहीं तो 60-70% इंक्रीज हो चुकी है हर प्रोडक्ट की. तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं देंगे. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक ब्रांड है जो इस वक्त CKD पे काम नहीं कर रहा और CBO मंगाया जा रहा है. उसमें और हमारे ब्रांड में आपने हुकूमत ने क्या फ़र्क रखा है? ज़ीरो. क्योंकि FD बराबर हो गई दोनों की. अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. इन्होंने एक जो अभी लेटेस्ट जो सर्कुलर जारी हुआ है, अब आई डोंट नो वो इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, सुबह इम्प्लीमेंट होता है, रात को माइनस कैंसिल कर देते हैं. इन्होंने कहा जी 1500 से 1800 सीसी के बीच में जो FED है वो 2.5 से 5% हो जाएगी फॉर CKD एंड CBU बोथ. तो भाई जिसने प्लांट लगाया उसने क्या कसूर किया है? उसने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है, फॉरेन फ्रेंचाइजर्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, जापानीज इन्वॉल्व हैं, कोरियंस हैं, मलेशियंस हैं, चाइनीज़ हैं. उनको कितने नफलों का सवाब मिला है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके, कंपेयर टू एनी अदर XYZ शोरूम जो एक वहाँ से गाड़ी इंपोर्ट कर लेता है, वो भी उतनी FED भर रहा है. ठीक है. और जब आप कहते हैं कि इंपोर्ट हमने कम करनी है, हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ना एक माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मॉडल पे चल रहे हैं एज फार एज दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट इज कंसर्न. देखिए प्राइमरी जो प्रेशर है ना हुकूमत के ऊपर IMF का, वो है कि आपने बिजली बढ़ानी है, गैस की कीमत बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, ये जो यूटिलिटीज़ हैं अपनी. अब मसला ये है कि जो भी एक डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है ना, उसके लिए ये स्टेप्स बड़े मुश्किल होते हैं. तो ये जो ऐसा रहो कि हम ये जो लेटेस्ट जो इनका ये जो सर्कुलर अभी आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे और सारा कुछ, तो इसकी भी अगर आप इनकन्सिस्टेंसी देखें तो इन्होंने ऑटो फाइनेंसिंग की जो एक मिसाल मैं आपको दूँ, इन्होंने कहा जी कि वो 30% आपको करनी, पहले 15% पे भी गाड़ी फाइनेंस हो जाती थी, अब इन्होंने कहा जी 30% पे होगी. अब जो एक सैलरी वाला तबका है जिसने एक लिमिटेड बजट में एक गाड़ी लेने के लिए वो खरीदने के लिए निकला है, वो 15% उसके लिए मायने रखता है. अब 10 लाख की अपना 15 लाख की अगर वो गाड़ी ले रहा है और पहले वो 15% करने के मूड में था, तो शायद वो 2 लाख रुपए के आसपास डाउन पेमेंट करता था. अब वो 4 लाख आप मांग रहे हैं, तो उसको पैसे जमा करने पड़ेंगे, शायद वो डिले कर दे या ना खरीदे. फिर आपने जो 7 साल फाइनेंस तक की इजाज़त थी उसको 5 साल कर दिया. उसकी किस्त भी बढ़ जाएगी, इस तरह से भी बढ़ जाएगी. तो वो सैलरी वाला. अच्छा फिर उसमें क्या होता है, इसमें एक होता है DBR जिसको आप डेट बर्डन रेशियो कहते हैं, जो बैंक्स कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर एन ऑटो फाइनेंस लोन. तो वो जब DBR चेक करेंगे तो आपकी सैलरी तो बनेगी नहीं, क्योंकि DBR बनता है कि सैलरी का 50% के अंदर होना चाहिए आपका वो लोन. एक तो ये साइड होगी. फिर उन्होंने कहा जी 30 लाख से ज़्यादा की फाइनेंसिंग नहीं होगी. तो अब जो बड़ी गाड़ी लेने जा रहा है, बड़ी की भी हम क्या बात, हम कोई करोड़ रुपए वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहे. अब जिसने 50 लाख की गाड़ी, आपके मुल्क की जो एक एवरेज सेलिंग सेडान है करोला और सिविक, वो 40 लाख की हुई है. तो अगर उस पर एक बंदा 10 लाख करना चाह रहा था और उसको 30 लाख किया, उसने फाइनेंसिंग करा ली, तो उसके बाद वो और कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता बेसिकली. और जो 50 लाख वाली कैटेगरी की हैं, इसको अगर आप 10 लाख दे कराते तो आप बिल्कुल नहीं करा सकते. अब नहीं करा सकते क्योंकि आपको डाउन पेमेंट बढ़ानी पड़ जाएगी. और अगर आप डाउन पेमेंट के लेवल पे भी आ जाते तो फिर आप कोई और गाड़ी नहीं ले सकते. नॉर्मली अगर आप मेरे से बात करें या किसी और से भी, एक एवरेज अर्नर से बात करें, तो अक्सर लोग होते हैं जो 2-2, 3-3 गाड़ियां एक टाइम पे फाइनेंस करा के बैठे होते हैं. उनकी ज़रूरत है. असल में हुआ क्या है कि इन लोगों ने एक ही जल्दबाजी में एक फैसला किया कि प्राइमरी इनका था कि ये बिजली गैस पानी बढ़ा दें, बट वो कर नहीं सकते. वो बड़े अनपॉपुलर डिसीजन हो जाएंगे एज फार एज द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न. इन्होंने कहा यार ये कर दो,
एक लिमिटेड तबका इससे इफेक्ट होगा, मासेस इफेक्ट नहीं होंगे, जो कि गलत अप्रोच है। पाकिस्तान इस वक्त, अगर मैं आपसे बात करूं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, जो ऑटो इंडस्ट्री जिस हिसाब से बूम पे आई थी, जो अब रुक रही है आहिस्ते आहिस्ते, ये अगले 4-5 सालों में 5 लाख यूनिट की मार्केट बन जाएगी। और इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये फॉर द इकोनॉमी इन जनरल कितना बेहतर काम हो जाएगा। कि मैं उस दिन एक इंटरव्यू देख रहा था इंडस मोटर्स के जो CEO हैं अली जमाली साहब, वन लोकल असेंबल्ड व्हीकल प्रोड्यूसेस 6 जॉब्स, इंक्लूडिंग 1.5 एट द प्लांट। फिर आपका वेंडर इंडस्ट्री, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आपका वर्कशॉप, आपका डीलरशिप, आपकी आफ्टर सेल्स, इन सब पे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। CBU क्या कर रहा है? एक आदमी, उसने एक शोरूम खोला हुआ है, उसने 2 चाय पिलाने वाले रखे हुए हैं शोरूम के अंदर, उसने 10 गाड़ियां महीने की मंगाता है, वो उतने पैसे बना लेता है। और इवन इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि आप कहते हैं हमने इंपोर्ट्स कम करनी है, आप देख रहे हैं कि डॉलर की प्राइस क्या हो गई है, तो इससे तो आपकी इंपोर्ट्स और बढ़ेंगे, बिकॉज किसी के पास क्या इंसेंटिव रह गया कि वो अब इंपोर्ट ना करे, वो पूरा अपना प्लांट लगाए। लोग ये कहेंगे कि ठीक है हम इसको इंपोर्ट करते हैं, प्लांट लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, एक ब्रांड है ऐसा, हम नाम नहीं लेते कि फिर वो एक डायरेक्ट अटैक हो जाएगा, बट एक ब्रांड है जो इस वक्त तकरीबन 9,000 से ऊपर गाड़ियाँ इंपोर्ट कर चुका है पाकिस्तान के अंदर और बेच रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत स्कैम्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जी, अंडर इन्वॉइसिंग फलाना ये वो, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस पूरी पॉलिसी में जो आप कह रहे हैं कि पॉलिसी नहीं आई, सर्कुलर्स आए जा रहे हैं, कोई कंसल्टेशन हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से? क्योंकि आप जब पॉलिसी नहीं लेकर आते हैं, आप स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ ना, अभी लास्ट वीक हमने एक तस्वीर देखी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, जापानीज टोयोटा इंडस मोटर्स के CEO और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, विच इज़ ऑब्वियसली द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, उनके साथ हुआ। उन्होंने पूरा बताया जी कि हम मेरा ख्याल है $500 मिलियन या इतनी की कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो ये अगले 1.5 साल में, अगले साल से ही मॉडल्स लाना चाह रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल्स। तो अब वो उनका इंसेंटिव क्या रहेगा? अगर वो 1800 सीसी करोला लाना चाह रहे हैं, करोला तो आती है 1800 या 1600 तो खैर पूरी दुनिया में डिसकंटिन्यू हो रहा है इंजन, वो 1800 भी रह गए, तो वो क्यों लाएं? वो $500 मिलियन या एक $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? जब उनको पता है यार रोज़ हुकूमत की पॉलिसी बदल जानी है। कोई मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ना, कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये EV पॉलिसी जिसके ऊपर बड़ा इस हुकूमत का जोर है। EV पॉलिसी के अंदर इन्होंने एक वो बैटरी का वो रखा हुआ है किलोवाट्स का। अब इन्होंने कहा जी कि वो 70 किलोवाट से ज़्यादा की होगी तो उसको 50% RD ज़्यादा लगेगी। अब EV पॉलिसी के अंदर इतना बड़ा इनका फ्लॉ है, आपको पता है आप सिंध के अंदर EV गाड़ी रजिस्टर ही नहीं करा सकते। आपने ऑडी ई-ट्रॉन बहुत सारी देखी होंगी जिसके पीछे ई-ट्रॉन ही लिखा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि या इस्लामाबाद नंबर होगा, वो इस्लामाबाद से रजिस्टर होती है। पेशावर में वो कहते हैं कि जी मेरा ख्याल है 5 या 10 रुपए लगते हैं रजिस्ट्रेशन में, 5 और 10 रुपीज़ एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है लाहौर में वो 5-7 लाख रुपए लग जाते हैं, क्योंकि वो लग्जरी टैक्स आ जाता है। तो जब आपके सूबे ही एक हिसाब में नहीं चल रहे, तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कहाँ गई एक सेक्टर के लिए? तो ये तो बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना कि एक दलदल में फेंकने वाली बात है कि देखेंगे आगे क्या होता है। जब तक ये पॉलिसी मेकिंग को मजबूत कंसिस्टेंट नहीं करेंगे तो कोई भी क्यों सीरियसली लेगा? हर कोई अपने हिसाब से। अभी इन्होंने वो टैक्स में इंसेंटिव दिए, 2 हफ्ते बाद एक ब्रांड ने सर्कुलर निकाल दी, जी हमारी नई प्राइसेस हैं, हम बढ़ा रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ने हमसे कहा जी, फिर उनका आया जी गवर्नमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड अस, तो अब हम रोक रहे हैं इस डिसीजन को। तो आई थिंक ऑन अ होल इफ दे डोंट हैव अ प्रॉपर पॉलिसी, अ प्रॉपर लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कोई सीरियसली नहीं लेगा इन चीज़ों को, और ये जो ब्रांड्स जिस स्पीड से आए ये वापस चले जाएंगे। अच्छा रिहान, एक और सवाल जो कंज्यूमर्स के दिमाग में अक्सर होता है वो ये होता है कि मेरी आपसे 1-2 हफ्ते पहले बात हो रही थी आपके ऑफिस में, तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि शायद ज़मीन के बाद गाड़ी आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो बहुत से लोगों को ये डर होता है कि यार हम किया में इन्वेस्ट करें या होंडाई में करें या प्रोटॉन में करें या MG में करें, तो ये ब्रांड्स ये ना हो कि गाड़ियाँ हमारे पैसे लेके ब्रांड्स पैक कर जाए, ये ब्रांड पाकिस्तान से भाग जाएँ। तो उसके हवाले से कॉन्फिडेंस इंजेंडर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसमें भी सबसे बुनियादी बात आ जाती है जो हमने सबसे पहली चीज़ बोली थी, CKD। जो कंपनी पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के मुल्क में एक प्लांट लगा देती है ना, उसके लिए पैकअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। कर वो भी सकती है, एग्जैक्टली कर वो भी सकती है। दीवान ग्रुप की मिसाल है हमारे सामने। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑटो प्लांट था वो, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जिसमें वो उस लेवल की मशीनरी लगी हुई थी। आज भी कई प्लांट्स में नहीं लगी हुई, बट दे हैड टू पैक अप। जो भी उनके रीजंस थे, पॉलिटिकल, बिजनेस, रॉन्ग बिजनेस डिसीजन, आई डोंट नो, but they had to pack up. But it was a difficult decision to pack up. For an importer, if you're importing a few units every month,
एंड यू वन डे डिसाइड कि नहीं जी मैंने तो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे पैसे नहीं बन रहे, मैं कोई और इंडस्ट्री में जाना, तो यू कैन इजीली पैक अप द नेक्स्ट डे, यू जस्ट क्लोज डाउन योर शोरूम्स and you can go home. You can get away with it. If you're a decent person, you might return some of the money you have from the customers. Otherwise, you can even get away with the money you have. Who will catch you in a country like Pakistan? But for an automotive company which has stakes here, they cannot pack up, क्योंकि एक प्लांट लगाने में 3 से 4 अरब रुपया लग जाता है. वो उसको रिकवर करने में इतना वक्त लग जाएगा कि वो ठहर जाएगा उस इंडर. फॉर एग्जाम्पल किया की एग्जाम्पल है, किया ने 25-30 हज़ार स्पोर्टेज बेच ली पाकिस्तान में इन अ स्पैन ऑफ मे बी 3 years, मे बी 2.5 years. और वो मॉडल्स लाए जा रहे हैं. प्रोटॉन लॉन्च हुआ अभी, प्रोटॉन इस महीने से हम लोकल प्रोडक्शन पे जा रहे हैं. हुंडई अपना प्लांट बढ़ा रहा है. तो ये सारे, इनके लिए पैकअप करना इतना आसान नहीं है अब, क्योंकि प्लांट्स लग गए, इनको पता है कि दे आर गेनिंग सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस एंड दे हैव बिकम एक्टिव मार्केट प्लेयर्स नाउ. बट सारा जो दारोमदार होगा ना वो प्लांट के ऊपर होगा. अब आप एक वो लें, आप उस दिन भी हम जब बैठे हुए थे तो मैंने आपको अपना वर्कशॉप विजिट कराया. द पर्पज ऑफ हैविंग यू हैव अ लुक ऑफ द वर्कशॉप वाज so that you have the confidence, because selling a car is just a one time thing, but having an after sales relationship, that's the primary job of a dealership, of an automotive company. आपको यही तसल्ली नहीं है कि आपकी गाड़ी लग गई तो आपने बनवानी कहाँ से, या आपने उसको ऑयल चेंज कहाँ से कराना है, तो आप मेरी गाड़ी क्यों लेंगे, या किसी की भी गाड़ी क्यों लेंगे. किया पे या हुंडई पे या फॉर दैट मैटर आप प्रोटॉन पे, लोगों ने कॉन्फिडेंस इसीलिए किया कि उनको सबको ये तसल्ली थी कि प्लांट लग रहा है, ये कंपनी दे आर हियर टू स्टे, दे वोंट जस्ट पैक अप वन फाइन डे एंड यू जस्ट हियर इट फ्रॉम द न्यूज़. अच्छा, एक डीलरशिप की बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि एक डीलरशिप के ऊपर जाएं तो बड़ी अच्छी सर्विस है, किसी और के ऊपर जाएं तो उतनी अच्छी सर्विस नहीं है. तो आपके ख्याल में व्हाट कैन कंपनीज डू टू मेक श्योर दैट एवरी डीलरशिप, अगर मैं जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तो मुझे एक क्वालिटी सर्विस मिल रही है वहाँ पे, क्या स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, बिकॉज कंपनीज ऑपरेट नहीं करती डीलरशिप्स को, लेकिन क्या कोई SOPs हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्रोटॉन की डीलरशिप है तो क्या वो इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या किस तरह की आप सर्विस दे रहे हैं अपने लोगों को? डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ इसका क्या तरीका होता है कि हमारे ऑडिट्स होते हैं एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, हर कंपनी के, स्टार्टिंग फ्रॉम टोयोटा, होंडा, सुजुकी एंड अप टू ऑल द न्यू एंट्रेंट्स. आई डोंट नो अबाउट द स्मॉलर कंपनीज, बट एज फार एज प्रोटॉन इज कंसर्न तो उसमें हमारे यहाँ तो होता है. ऑडिट्स होते हैं, प्लस कुछ SOPs डिफाइंड होती हैं एट द टाइम ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द डीलरशिप कि इतने टाइम में आपका वर्कशॉप कंप्लीट हो जाना चाहिए. आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट की लिस्ट होती है, उसको आपको फॉलो करना होता है. आपके पास इतना स्टाफ होना चाहिए एट अ टाइम, आपके पास इतनी पार्ट्स की इन्वेंट्री होनी चाहिए कि आपका कस्टमर धक्के ना खा रहा हो कि यार पार्ट नहीं मिल रहे. तो ये सारे SOPs बनाए जाते हैं, बट कंपनीज जितना मर्जी स्ट्रांगली इसको फॉलो कर लें, इवेंचुअली ये हाथ में डीलरशिप के मालिकान के ही होता है. कौन सा डीलर कितना सीरियस है आफ्टर सेल्स को लेके. कुछ होते हैं जिनके पास रिक्वायर्ड इन हाउस मैन पावर नहीं होती, यार वो एक आदमी है, वो कहता है यार मैं सेल देखूं या मैं सर्विस देखूं. कुछ होते हैं जहाँ मैन पावर होती है, एक भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, वो कहते हैं नहीं यार अब हम डिपार्टमेंट डिवाइड कर लेते हैं. बट ऑल साइड एंड डन, ये डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी करेगा. इट्स जस्ट लाइक अ ब्रांच ऑफ अ रेस्टोरेंट. आपको इश्यूज फेस होते हैं ना कि यार मैंने फलानी जगह पे मैकडॉनल्ड्स खाया, वो बड़ा अच्छा था, दूसरी जगह खाया अच्छा नहीं था. दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रेंचाइजी. लाइकवाइज इन द केस ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द डीलरशिप. कौन सी डीलरशिप आफ्टर सेल्स को लेके कितनी सीरियस है. एज फार एज द हेड प्रिंसिपल कंपनी इज कंसर्न, दे कैन जस्ट हैव सम चेक्स एंड बैलेंसेस. वो आपके उसमें फाइनेंशियल डेंट भी दे सकते हैं आपको कि जी आपने ये फॉलो नहीं किया, आपके उसमें से ये काटेंगे हम पैसे, या आपने कोई SOPs या स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं किया, आपके कमीशन में से काट लेंगे. दैट्स व्हाट दे कैन डू. बट इवेंचुअली इट्स अप टू द डीलरशिप ओनर who what's his फ्रेम ऑफ माइंड टूवर्ड्स सर्विसेज. एंड कोई अब आजकल के दौर में ना जो सोशल मीडिया का दौर आ गया है और सर्विस ये ऑटो सेक्टर इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, अब किसी भी बिजनेस के लिए ऑटो इंडस्ट्री के, चाहे वो पार्ट्स रिलेटेड हो, चाहे वो डीलरशिप हो, चाहे वो खुद कंपनी क्यों ना हो, कोई सर्विस क्वालिटी नहीं देगा वो मार्केट से बाहर हो जाएगा. लोग आना छोड़ देंगे बिकॉज दे हैव ऑप्शंस ना. पहले तो क्या था भाई, आपने नहीं, ऑप्शन ही कोई नहीं है, मजबूरी है. अब आपके ऑप्शंस बहुत सा, आप अच्छी चीज़ नहीं देंगे वो दूसरी चीज़ ले लेगा, आप सर्विस नहीं देंगे वो दूसरे के पास चला जाएगा. अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये, तुमने बात की थी इनिशियली भी कि डॉलर अगर आपको याद हो मार्च में 157 158 का था, अब 169 170 के ऊपर डॉलर आ गया है आज की तारीख में. तो आप जैसे जो ब्रांड्स हैं जो कि अभी CKD मॉडल्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस तरह लोकलाइजेशन की तरफ नहीं गए,
आप क्या डू यू एक्सपेक्ट दैट देयर बी एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार्स? डेफिनेटली। देखिए उसका तो डॉलर से भी ज़्यादा आपका फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। अब आप देखें जो $800 का कंटेनर था वो इस वक्त $5000 पे भी नहीं मिल रहा। तो कंपनी एक हद तक तो हिट ले लेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी की मिसाल देता हूँ, लास्ट मंथ हमारे जो CPUs आने थे प्रोटॉन के X70 के, वो कुछ डिले थे। ऑब्वियसली मलेशिया 3 महीने से लॉकडाउन में था, बड़े सीवियर लॉकडाउन में था। तो वो अब जो लास्ट मंथ हमने लेटर्स इशू किए कस्टमर्स को जिनकी गाड़ियाँ आज से आना शुरू हो गई हैं पोर्ट पे, तो हमने उसमें मेंशन किया कैटेगोरिकली कि हालांकि हमारी प्राइसेस इस वक्त नुकसान में समझ लें आप बिक रही है गाड़ी कंपनी के लिए, मगर हमने प्राइसेस नहीं बढ़ाई क्योंकि हमारा कस्टमर लूज होता कि यार आपने गाड़ी डिले भी की। वो नहीं समझ रहा कि भाई मलेशिया में लॉकडाउन है, इट्स नन ऑफ हिज कंसर्न, वो हमारा मसला है। बट जस्ट टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर हमने ये नहीं किया। बट अगर हम एक ब्रांड है अगेन चाइनीज़ है, उसने 2 दफ़ा प्राइस बढ़ाई है पिछले 2 महीनों में। अभी नई आवाज़ एक आ रही है कि प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि देखें काफ़ी चीज़ें आज भी CKD में पुराने ब्रांड्स की भी, बड़े प्लेयर्स की भी वही हैं जो इम्पोर्टेड आपका इंजन इम्पोर्ट होता है, ट्रांसमिशन इम्पोर्ट होती है, सस्पेंशन पार्ट्स इम्पोर्ट होते हैं। लोकलाइज तो सिर्फ ऊपर की चीज़ें हुई हैं, प्लास्टिक पार्ट्स, बॉडी, इवन शीट मेटल का जो आपका मेटल आता है वो सारा इम्पोर्ट होता है। प्लास्टिक के पार्ट बनाने के लिए जो दाना है वो इम्पोर्ट होता है। तो फ़र्क तो फिर भी पड़ेगा, हर प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ेगा, प्राइस तो बढ़ेगी। एक जगह आप डॉलर का हिट लेंगे, दूसरी जगह आप फ्रेट कॉस्ट का हिट लेंगे, प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगी। और फिर अब जो इस तरह की आ रही हैं कि आपके पास फाइनेंस नहीं हो पाएंगी गाड़ियाँ उस तरह से, उससे तो और ज़्यादा हो गया। कि देखें जो एक आपकी प्लांट लगता है, जो एक असेंबली लाइन लगती है पाकिस्तान में, उसकी एक कॉस्ट है। कंपनी एक प्लान लाती है कि यार मैंने 5 साल एक मॉडल चलाना है, 5 साल में मेरी ये कॉस्ट एमोटाइज करनी है। अब मिसाल के तौर पे एक असेंबली लाइन लगी 5 अरब रुपए की, तो वो 5 अरब को उसने 5 साल में रिकवर भी करना है, क्योंकि 5 साल बाद जब वो नई असेंबली नया मॉडल लाएगा तो उसकी ये तो स्क्रैप हो जाएगी, उसको नए हिसाब से चलना है। कुछ चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्सर चीज़ें उसको फेंकनी है। तो उसको वो एमोटाइजेशन जो है वो उस हिसाब से करनी है कि उसके वो पैसे कैसे रिकवर हो रहे हैं। अब जब आप इस तरह की पॉलिसी ले आएंगे कि जी आप जो है 30 लाख से ज़्यादा की फाइनेंसिंग नहीं ले सकते, तो फॉर एग्जांपल किसी ने फॉर्च्यूनर लेनी, फॉर्च्यूनर इस वक्त मेरे ख्याल है 75 लाख या 80 लाख से शुरू होती है, टॉप ऑफ द लाइन करोड़ के आसपास जाती है। तो अगर वो करोड़ पे जाती है तो यानी आपको 70 लाख तो फाइनेंस डाउन पेमेंट देनी है, तब आप जाके 30 लाख की फाइनेंसिंग देंगे। तो जिसके पास 70 हैं तो वो फिर बोलेगा यार मैं कैश पे ही ले लेता हूँ 10 लाख और डाल के भाई, या 20 लाख और डाल के। तो सारा प्रॉब्लम इन गाड़ियों के सेल्स पे तो बहरहाल आएगा। अब जब इन गाड़ियों के सेल्स पे भी प्रॉब्लम आएगा तो ये हिट भी वो, क्योंकि यूनिट्स कम हो गए, आपका वॉल्यूम कम हो गया, तो दे हैव टू स्प्रेड देयर कॉस्ट ऑन द नाउ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। सो उसको पास ऑन करते हैं कस्टमर्स के ऊपर। अच्छा, आखिरी जाते जाते सवाल जो रिहान बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है ऑन के हवाले से, बिकॉज काफ़ी कंज्यूमर्स कंप्लेन करते हैं कि क्योंकि जो ऐसी वजह चाहे आई थिंक चाहे स्पोर्टेज हो चाहे प्रोटोन, सबका डिलीवरी टाइम 5-6 महीने का एटलीस्ट है, कुछ का ज़्यादा भी है, और उसमें अगर आपको गाड़ी फ़ौरन चाहिए तो 9 से 10 लाख रुपए का ऑन है सब गाड़ी। ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, मैं आपको बताऊं। हम लोग बड़ा ना इसको एंजॉय करते हैं जब ये गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी लाती है कि अब लास्ट टाइम इन्होंने बजट में जी बड़ा जी हम ऑन के ख़िलाफ़ हैं, बड़ी फवाद चौधरी साहब और ये हमाद साहब और जितने भी हैं वो खुसरो बख्तियार साहब, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की PID में कि ऑन जो है हम ख़त्म कर देंगे, और जी अब जो है आप अगर गाड़ी ख़रीदते हैं तो विद इन 3 मंथ्स अगर आप रजिस्टर कराते हैं किसी और नाम पे तो वो जो है उस पर जी फलाना फलाना टैक्स लगेगा। हाँ, अब मिसाल आप मुझे, अब हो क्या रहा है, दिस इज जस्ट अनदर लूप होल फॉर द पीपल, फॉर द इन्वेस्टर टू एंजॉय एंड लाफ ऑन द गवर्नमेंट। आई विल टेल यू व्हाई। मोई साहब ने एक गाड़ी बुक कराई है स्पोर्टेज 55 लाख रुपए की। अब उन्होंने जी एज एन इन्वेस्टमेंट कराई है 4 लाख रुपए उस पर या 3 लाख रुपए ऑन है, और मैंने आपसे खरीदी वो गाड़ी। मैं एक साइज में गया, उसने कहा जी आप 1,15,000 दे दें। अब या तो आप अच्छे आदमी हैं तो आप कहेंगे यार आधा आधा कर लो, 50 तुम दे दो 50 मैं भर देता हूँ, या आप अगर गाड़ी लोगे तो आप कहेंगे यार मैं नीडी हूँ, लाख पूरे तुम भरो, मुझे मेरा ऑन दो, पैसे दो, फारिग करो। दिस इज जस्ट अनदर लूप होल। पैसे बनाने का दूसरा तरीका है। अकल ये कहती है कि आपने अगर कोई पॉलिसी बनानी है ना, आप बना दीजिए गाड़ी किसी दूसरे नाम पे जा ही नहीं सकती, या अगर जाएगी तो 5 लाख रुपए टैक्स है। मैं देखते हैं आप और मैं यही है, देखते हैं कौन ऑन देता है। फिर जब आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी पे अगर मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए बुक कराई, तो जब मेरा खरीदार रजिस्टर कराने जाएगा, अनरजिस्टर्ड तो नहीं चला सकता, रजिस्टर कराने जाएगा तो उसको 5 लाख रुपए टैक्स देना है 55 लाख की गाड़ी पे,
तो वो आपको किस बात का ऑन देगा? वो बुक बिल्कुल। कराएगा, सब्र करेगा। आपका इन्वेस्टर ही निकल जाएगा, आपकी डिलीवरी टाइम खुद 1 से 2 महीने पे आ जाएगा। इस वक्त आप देखें ना, आप गाड़ी बुक कराने जाते हैं, वो कहते हैं जी 8 महीने, आप कहते हैं ऑन पे दे दो, कहते हैं जी सर अभी ले लें। यानी है, गाड़ी है। तो प्राइमरी प्रॉब्लम है कि आप इन्वेस्टर को आने ही नहीं दें, आप उसको खत्म कर दें। आप या तो बैन लगा दें कि जी 3 महीने के अंदर रजिस्टर ही नहीं होगा अगर नाम बदला तो। जब 3 महीने का ये क्लॉज आ जाएगा तो 3 महीने आप अपनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं फंसाएंगे गाड़ी आने के बाद। तो फिर तो आपको ऑन का जो आपने 4 महीने में कमाना था वो 7 महीने पे चला जाएगा। तो आप बोलेंगे यार फायदा क्या है, ये काम ही बंद करो, मजा ही नहीं आ रहा, पैसे ही नहीं बन रहे, आप खुद ही छोड़ देंगे या आप टैक्स लगा दें। अब आप जब इस तरह का स्टूपिड नंबर अमाउंट का टैक्स लगाएं, ये तो वही वाली बात हो गई कि आप दुबई जाके ट्रैफिक का कानून नहीं तोड़ते क्योंकि आपको पता है आपकी महीने की आधी तनख्वाह निकल जाएगी, चालान हो गया। तो कराची में आप धनाधन हर सिग्नल तोड़ते हुए निकलते हैं कि आपको तो 100 रुपये दे दूंगा। तो ये एक छोटी मिसाल है गाड़ियों की, एक बड़ी मिसाल है माइंडसेट वही है। आप जब तक सख्ती नहीं करेंगे कोई कल्चर ख़त्म नहीं कर सकते। आप ऑन ले लें, कोई और माफिया ले लें, आप कुछ नहीं ख़त्म कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रिहान। हमने आज बात की पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। हमने बात की कि किस तरह की ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी हो ताकि इन्वेस्टर्स को पता हो कि वो किस क्लाइमेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और किस तरह हमने लोकल प्रोडक्शन को incentives देने हैं as opposed to those who simply import their products. Until next time, keep watching.